Welcome everybody. This is our third class in JEE Mains previous year questions for chapter Electric Charges and Fields of class 12th. This is first chapter of class 12 and this is our third video in this chapter's previous year question series. Before this we have made two videos and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basic and there is a dedicated playlist for these videos. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go to our channel in playlist section, can find those videos for JEE previous and NEET previous also. And again, if you like these videos, then do press the like button, share as much as possible and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your help, we will be able to keep on making these videos. So with this, let's start today's video. And think we have completed up to question number 16 or something in previous video. Yes, this was the last question which we covered. Now today we will start with question number 17. So let us adjust it slightly. So here, a charged particle mass m and charge q moves along x with velocity v naught. When it passes through the origin, it enters in a region of uniform field. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, which expand up to x is equal to d. Equation of the path of the electron in the region x greater than d means x greater than d वाला ये वाला रीजन होगा हमारे पास. सो यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इस रीजन में अप टू डी में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नेगेटिव जे डायरेक्शन में लग रही है. तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आएगा, एक्स इज इक्वल टू इस रीजन में आएगा, एक्स ग्रेटर देन डी रीजन में आएगा, ये वाले रीजन में आएगा, तो हमें उसके इक्वेशन पाथ की इक्वेशन बतानी है कि किस टाइप का पाथ वो फॉलो करेगा. ऑफ कोर्स जब वहां पे कोई फील्ड नहीं होगी और तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगा. और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन भी है सारी की सारी नॉर्मली स्ट्रेट लाइंस की ही हैं, तो हमें जस्ट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि स्ट्रेट लाइन का पाथ वो कैसे फॉलो करेगा. सो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नोड है और वो x डायरेक्शन में है. सो v इज इक्वल टू v नोड इंटू आई और जो फील्ड है E इज इक्वल टू माइनस ई जे. तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू ई. यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो माइनस ई इंटू माइनस ई जे. और अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सॉरी व्हाट इज, हमने आई लिख दिया, ये माइनस होगा. सो जो फोर्स आएगा, फोर्स विल बी ई जे. मीन्स जो आपका फोर्स लगेगा वो वाई डायरेक्शन में लगेगा और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन आपका यहां से ऐसे एंटर कर रहा था, अब उस पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा, ई लगेगा. और उससे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी ई बाय एम इंटू जे. तो ये एक्सेलरेशन होगा. और हमें ये पता है कि अब जो इसके लिए इक्वेशन होगी, अगर हम अब इस पार्टिकल के लिए, कि ये पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जो आपका ओरिजिन पे है उस पर ये फोर्स लग रहा है और उसका ये एक्सेलरेशन है, तो जब तक उस पर फोर्स लगेगा तो उसके जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज फोर्स आपका किस में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका पार्टिकल वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, समहाउ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा. तो जो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इट विल बी, हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर. नाउ एस, अब हम वाई डायरेक्शन में निकालें तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस
हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी उसकी ओनली एक्स डायरेक्शन में थी, तो यू वाई जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो है। टू हाफ ए वाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और बिकॉज ये फोर्स वाई डायरेक्शन में था तो जो ये एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली वाई डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन है, और इसके साथ जे कंपोनेंट भी एडेड है, तो यहाँ से भी आइडिया मिल जाता है। सो ई ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर, और ये कौन सा टाइम है, टी, टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स, कि जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये वो टाइम है। नाउ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कब तक लगेगा, जब तक वो फील्ड वाले रीजन में रहेगा, और फील्ड वाले रीजन में कब तक रहेगा, बिकॉज उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलरेडी है, तो जब वो मूव कर रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और वर्टिकली भी मूव करेगा, मींस उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, पाथ विल लुक समथिंग लाइक दिस, और इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, अब हम यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन बनाएंगे वाई और एक्स की फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको और बेटर वे में समझ में आएगा कि ये पाथ ऐसा ही क्यों दिखाई देगा। सो बिकॉज हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हमें ये पता है कि हम टाइम निकाल सकते हैं कि उसको ओ से ये जो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टाइम लगेगा, टाइम विल बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नोड है, सो जो टाइम लगेगा उसको हॉरिजॉन्टली ये फील्ड का रीजन कवर करने में, दैट विल बी डी बाय वी नोड, और इस टाइम को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो हाफ ई ई एम डी स्क्वेयर बाय वी नोट स्क्वेयर, और ये है हमारे पास एस वाई, और ये देखिए आप यहाँ पे इसमें स्क्वेयर टर्म्स इन्वॉल्व है, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है उसके स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, हेंस इट विल बी ए पैराबोलिक पाथ। नाउ जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो नो, उसके बाद उस पर कोई फील्ड एक्ट नहीं कर रही होगी, तो जब उस पर कोई फील्ड नहीं एक्ट कर रही होगी तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेगा। तो अब स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी के, अब इसके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी में वाई कंपोनेंट भी होगा और वेलोसिटी में एक्स कंपोनेंट भी होगा, तो हमें इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए। सो वी हैव टू फाइंड वी एक्स एंड वी वाई, तो दिस विल बी वी एक्स एंड दिस विल बी वी वाई, और यहाँ पे हम एंगल भी ले सकते हैं थीटा, जो कि इन शॉर्ट यहाँ पे स्लोप का काम भी करेगा, बिकॉज हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आपको स्लोप चाहिए होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विल बी गिवन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है, सो यहाँ पे हमें वो स्लोप भी चाहिए होगा। और अभी आपको ये थोड़ा डाउट आ सकता है कि सर ये वाला स्लोप और इस स्लोप में क्या रिलेशन है, सो लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। जब हम y और x की इक्वेशन बना रहे होंगे, ये y कोऑर्डिनेट होगा और ये x कोऑर्डिनेट होगा, तो इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है m, दैट इज गिवन बाय dy बाय dx, और इसको चेन रूल से ऐसे लिख सकते हो dy बाय dt डॉट dt बाय dx, और dy बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन और vy, और ये क्या होगा, dx by dt velocity component in x direction, so vx vy by vx is equal to slope of y and x ग्राफ, और ये क्या है, स्लोप ऑफ, अब अगर आपके पास एक दूसरा ग्राफ है जो कि vy वर्सेस vx का है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप एग्जैक्टली यही होगा dv by dvx, मीन्स इन दोनों ग्राफ्स का स्लोप हमारे पास एग्जैक्टली सेम होता है, तो अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल पाते हो तो आप वाई एक्स ग्राफ का भी स्लोप इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर ले रहे हो। सो विद दिस हम, हमारे पास बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे, दैट विल बी ई डी स्क्वायर बाय 2mv नोट स्क्वायर, ई वी नोट स्क्वायर, I think,
सॉरी डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले एक्स लिखना होता है तो पहले डी आएगा और फिर आएगा ई डी स्क्वायर बाय 2mv नॉट स्क्वायर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हमें वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के दोनों के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स डू दैट। नाउ एज वी नो कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास यहाँ पे वो ओनली वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मींस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ओनली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और हमें ये पता है इसको अगर y डायरेक्शन में देखें सो वी वाई विल बी यू वाई प्लस हाफ, ओ सॉरी प्लस ए वाई टी। नाउ इनिशियल में v डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, सो यू वाई इज जीरो, प्लस y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इज ई बाय एम, एंड जो टाइम है, टाइम की वैल्यू वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, here it is d by v node, so d by v node, so vy की वैल्यू आ जाती है हमारे पास e d by mv node। so final velocity v final will be x component as it is है, because x में कोई acceleration नहीं है और जो हमें v node है given, so it will be v node I plus y component ये आ गया, so it will be e d by mv node into j। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। और इस फाइनल वेलोसिटी का यूज करके हम स्लोप बना सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि स्लोप क्या है, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप इज वाई वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड ई डी बाय एम वी नोड, और वी एक्स की वैल्यू वी नोड है, सो स्लोप की वैल्यू आ जाती है ई डी बाय एम वी नोड स्क्वायर। सो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू है। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमने ये मिसरेड किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक नॉर्मल चार्ज के लिए बोला गया है, तो उन्होंने ओनली क्यू यूज़ किया है चार्ज के लिए। सो फॉर दैट स्लोप हमारा आएगा, ई की जगह पे हम क्यू यूज़ करेंगे, क्यू ई डी एम वी नोट स्क्वायर। So क्यू ई डी बाई एम वी नोट स्क्वायर, एम वी नोट स्क्वायर, एम वी नोट स्क्वायर एंड क्यू ई डी स्क्वायर, ओ सॉरी नोट, ये देखिए इस ऑप्शन में हमारे पास क्यू ई डी स्क्वायर लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है, स्लोप के बेसिस पे ही यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। और ये जो ये कर्व थी हमने ये इलेक्ट्रॉन के लिए बनाई थी हमने, अगर हम नॉर्मल पार्टिकल लेते हैं, नॉर्मल चार्ज क्यू लेते हैं, तो उसको पॉजिटिव ही माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये कर्व कुछ नीचे की तरफ आएगी, और जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डी कोमा, ये नेगेटिव आएगा फिर उस सिनेरियो में, माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाय 2m नोड वी स्क्वायर, 2mv नोड स्क्वायर। और जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे आएंगे, ओनली डायरेक्ट कंपोनेंट्स की डायरेक्शन चेंज हुई है, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और उस सिनेरियो में जो हमारा स्लोप है, हमारा स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसमें हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और तो ये वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। सो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ये मिस इंटरप्रेट किया कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है। सो दिस इज आवर स्लोप। नाउ इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y क्या है, y होगा पार्टिकल के लिए वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट की है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू थी। और इसके साथ अगर हम q की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, q की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आना था, माइनस हाफ क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर। सो ये वैल्यू इधर यूज करेंगे हम y में, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू है, सो माइनस हाफ क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप
माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है इस पार्टिकल के पाथ के लिए जब वो फील्ड से बाहर आएगा। नाउ जब वो फील्ड से बाहर आ गया तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है जिसके लिए हम कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये पॉइंट इसी फील्ड पे लाई करता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू d है, तो ये x की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू d पुट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो वैल्यू पुट करते हैं जब, माइनस हाफ क्यू ई डी स्क्वायर एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डी पुट करी और सी एज इट इज। सो दिस विल बिकम माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर, और इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर, और ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, माइनस हाफ क्यू ई डी स्क्वायर एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू सी। और इसको सोल्व करते हैं तो सी की वैल्यू आ जाती है हाफ क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर। सो हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास स्लोप की वैल्यू है। तो जस्ट अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में m और c की वैल्यू को एज इट इज़ वापस पुट कर देंगे। और ये वाली वैल्यूज़ अब हम इसमें y की और x की नहीं पुट करेंगे, बिकॉज ये वैल्यूज़ हमने जस्ट c कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की हैं। ये पॉइंट्स था, एक ये वाले, ये इस पॉइंट की वैल्यूज़ थी। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये इस पॉइंट के लिए वैल्यूज़ थी कोऑर्डिनेट्स की। तो जब हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं तो हम उसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं डालते, जस्ट स्लोप और कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सो ये वैल्यू हम डालते हैं, हियर इट इज स्लोप, लेट मी राइट। सो y विल बी, ये हमारे पास स्लोप है, माइनस क्यू ई टी बाय एम वी नोट स्क्वायर इंटू एक्स आएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें नहीं डालनी, और प्लस कांस्टेंट। सो दैट इज हाफ क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर। और अब हम यहाँ से क्यू ई डी को कॉमन ले सकते हैं, बाय एम वी नोट स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। सो वाई विल बी क्यू ई टी बाय एम वी नोट स्क्वायर, ये माइनस एक्स होगा और ये होगा हमारे पास डी बाई टू। सो डी बाई टू माइनस एक्स, तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन बननी चाहिए, और इसको कॉपी करते हैं और ऊपर जाके कंपेयर करते हैं। So let's paste it here. So here it is, QED by MV नोट स्क्वायर d by 2 minus x. So जो हमारा ऑप्शन B है, that will be the right answer for this question. थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज लेंथी है, बट कंसेप्ट वाइज इट इज नॉर्मल क्वेश्चन। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसको वीडियो को वापस बैक करके दोबारा से क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a small point mass carrying some positive charge on it released from the edge of a table. There is uniform electric field in the region in the horizontal direction. So x direction में यहाँ पे electric field है. Which of the following option correctly describe the trajectory of the mass? Curves are drawn systematically and are not to scale. So जब पार्टिकल इससे जो एज है, इस एज से मूव करके इधर आ जाएगा, तो इस पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, हम पहले वो फोर्सेस देखते हैं। बिकॉज एक्स डायरेक्शन में फील्ड बोला गया है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान के चलते हैं। सो क्या होगा कि आपके पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स,
ये ऐसे हो जाएगा, दैट विल बी क्यू ई, वेयर इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। और बिकॉज पार्टिकल के पास मास भी है, सो मास की वजह से जो पार्टिकल है उस पर ग्रेविटी भी लगेगी डाउनवर्ड, सो उस पर जो डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी एम जी। सो फोर्स ऑन पार्टिकल हमारे पास हो जाएगा क्यू ई आई माइनस एम जी जे। और एक्सेलरेशन निकालें अगर, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू आई माइनस जी जे। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा आई एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें y वर्सेस जो x है इसके लिए हमें बताना है कि अगर y वर्सेस x को प्लॉट किया जाए तो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन या किस टाइप का ग्राफ आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन बना सकते हैं कि x में जो मूवमेंट होगा उसके लिए इक्वेशन क्या होगी और y के लिए क्या होगी, और दोनों को डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट द स्लोप, और स्लोप से हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का बिहेवियर यहाँ पे होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एस एक्स विल बी, इनिशियल पॉइंट को हम 0 0 मान के चल रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 0 मान के चल रहे हैं। सो इट विल बी जस्ट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, और यू एक्स टी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है क्यू बाय ई, क्यू ई बाय एम। सो ये हो जाएगा क्यू ई बाय एम बाय 2, हाफ भी है और साथ में टी स्क्वेयर। सिमिलरली एस वाई अगर कैलकुलेट करते हैं तो एस वाई में भी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी और ये हो जाएगा जस्ट माइनस हाफ। माइनस क्यों आया, बिकॉज एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव जी है। सो हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एस एक्स है वो भी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जो एस वाई है वो भी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं तो मीन्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप एस एक्स और एक्स वाई को डिवाइड कर दें, वी कैन से एस वाई बाय एस एक्स, तो वी विल गेट, यहाँ से हमें माइनस जी मिलेगा बिकॉज हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों में, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा क्यू ई और ऊपर चला जाएगा एम। बिकॉज ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट हो जाता है तो आपको क्या मिलती है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलती है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास फीजिबल है। सो ओनली ऑप्शन डी विल फिट अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एज पर आवर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a sphere of radius r which carries a uniform charge density rho. A sphere of radius r by 2 is carved out of it as shown. Ratio EA by EB of the magnitude of electric field EA and EB respectively, A point and the remaining part is. ओके, सो हमें ये बताना है कि ये आपके पास पूरा एक स्फेयर था जिसमें से एक स्फेयर r बाय 2 रेडियस का निकाल दिया गया। अब जो ये ए पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो होगी, और जो बी पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सो दोनों की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कि जहाँ पे आपका कुछ रीजन है, जो कुछ पोर्शन है वो रिमूव कर दिया जाता है, तो जैसे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में किया था कि जहाँ पे डिस्क को रिमूव करना होता था, तो जब भी वहाँ पे डिस्क को रिमूव करना होता था तो हम क्या कर लेते थे, हम डिस्क को रिमूव करने की जगह पे मेन सिस्टम को एज इट इज रखते थे। जिस फेयर से डिस्क या कोई पोर्शन को रिमूव करना होता था उसको रिमूव ना करके हम वहाँ पे एक नेगेटिव मास का पोर्शन ऐड कर देते थे और उस नेगेटिव मास के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते थे। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस पार्ट को रिमूव ना करते हुए ये मान लेंगे कि यहाँ पे हमने आइडेंटिकल डायमेंशन का आइडेंटिकल चार्ज वाला, कि अगर आप इस पार्ट को रिमूव कर रहे होते तो इसके साथ जितना चार्ज रिमूव होता उतने ही चार्ज का नेगेटिव स्फेयर यहाँ पे रख दें अगर हम,
तो उसके बेसिस पे जो इफेक्ट आएगा वो सेम होगा रिमूवल के इफेक्ट के बराबर, बिकॉज नेगेटिव जो चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पार्ट को कैंसिल करेगा और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं दो। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्फीयर and the colors needs to change, I think. तो ये हमारा फर्स्ट स्फीयर हो जाता है और फिर इसमें हम सेकंड स्फीयर जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो लेके चलते हैं और ये हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्फीयर रखा है। तो मींस हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल 2 कंप्लीट स्फीयर्स हैं। जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा है, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आपने एक पोर्शन को रिमूव कर दिया, तो पोर्शन रिमूव होने की वजह से जो आपके पास बिगर स्फीयर है उसका एक रिमूव्ड पोर्शन है, उसके अंदर एक कैविटी बन गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो रेड वाला स्फीयर है वो भी एक कंप्लीट स्फीयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज गिवन है। और जो व्हाइट वाला स्फीयर है ये भी एक कंप्लीट स्फीयर है और इसके ऊपर जस्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, कैविटी का काम कर रहा है। सो हेयर यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है। इसकी रेडियस हमारे पास r/2 है और जो बिगर स्फीयर है इसकी रेडियस हमारे पास r है। और बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है और हम बिगर स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज मान के चलते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि स्मॉलर स्फीयर पे कितना चार्ज होना चाहिए। सो चार्ज ऑन so charge on bigger sphere will be q, charge on big sphere हो जाएगा क्यू, बिकॉज जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो और ये स्फीयर है तो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास विल बी क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ जो स्मॉल स्फीयर है उसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, तो उससे हम उसका चार्ज भी निकाल सकते हैं। सो चार्ज ऑन स्मॉल स्फीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चार्ज नेगेटिव होगा बिकॉज हमने नेगेटिव चार्ज का स्फीयर कंसीडर किया है, दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज। और चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r/2 का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r क्यूब है और ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 बचेगा। सो जो स्मॉल स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा -q/8। सो चार्जेस लेट्स राइट, तो इसके ऊपर चार्ज होगा -q/8 और जो बिगर स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज होगा q। सो हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं। अब हम ए और बी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज पर क्वेश्चन हमें ए और बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पॉइंट ए, हम पॉइंट ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है ये बिगर स्फीयर के सेंटर पे लाई करता है। अब नाउ बिकॉज ये बिगर स्फीयर के सेंटर पे लाई करता है तो बिगर स्फीयर की वजह से यहाँ पे फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ओनली यहाँ पे जो स्मॉलर स्फीयर है उसकी वजह से फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा। सो जो ई ए है हमारे पास दैट विल बी जस्ट -k, सॉरी नॉट -k, जो स्मॉलर स्फीयर है उसका चार्ज -q/8 बाय ए पॉइंट से जो स्मॉलर स्फीयर है उसका डिस्टेंस, बिकॉज ए पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करता है यानी कि रेडियस के इक्वल का डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज r/2 होल स्क्वायर। सो -k/8 r² इंटू
4 और ये हो जाएगा -kq/2r²। तो ये हमारे पास आ जाती है ई ए की वैल्यू। नाउ कमिंग टू 4.b। 4.b, अब जो बी पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट में हमारे पास दो कंट्रीब्यूशन आएंगे, एक स्मॉलर स्फेयर से कंट्रीब्यूशन आएगा और एक बिगर स्फेयर से कंट्रीब्यूशन आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर स्फेयर का कंट्रीब्यूशन करते हैं हम, बिकॉज बी पॉइंट बिगर स्फेयर के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तो इसके लिए जस्ट फील्ड हो जाएगी तो ई बी। ये पहले हम इसमें बिगर स्फेयर का पार्ट लिख रहे हैं, दैट विल बी के। बिगर स्फेयर का चार्ज क्यू है और डिस्टेंस हो जाएगा बी पॉइंट का ए पॉइंट से बिगर स्फेयर के सेंटर से आर, सो r²। एंड साथ में अब क्या आएगा माइनस, या आप प्लस बोल सकते हो, फिर बाद में माइनस ले लेंगे। जो बी पॉइंट है वो स्मॉलर स्फेयर से कितने डिस्टेंस पे है, वो है r+r/2। तो यहाँ पे जो स्मॉलर स्फेयर का कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी k -q/8 इंटू r+r/2 का होल स्क्वायर। सो ये टर्म एज इट इज रहेगी kq/r²। यहाँ पे माइनस आ जाएगा kq/8 और यहाँ पे 3r/2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9r²/4। सो ये 2 देगा हमें। सो ये देगा kq/r² माइनस kq/18r²। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 17/18 kq, ये स्क्वायर नहीं है, बाय r²। सो अब अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास ई ए थी kq/2r², और जो हमारे पास यहाँ पे ई बी है दैट इज 17/18 kq/r²। अब हमें अगर दोनों का रेशियो कैलकुलेट करें, दैट इज जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई बी की वैल्यू को। ई बी इज 17/18 kq/r²। दोनों के मॉडुलस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, सो मॉडुलस में ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे, ई ए बाई ई बी हो जाएगा। kq/r² तो दोनों में कैंसिल होगा, हाफ यहाँ पे 17 और 18 ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी 9/17 विल बी द राइट आंसर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, मीन्स नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर तो हमारे ऑप्शन से कट हो गया है समहाउ, बट हमारा ऊपर वाला पार्ट भी मैच नहीं कर रहा, मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस में ही कुछ इशू है। दैट विल बी द राइट आंसर 9/70। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P, ये डायपोल मोमेंट है कूलम पर मीटर, कूलम मीटर, ओरिजिन पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से ये एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू, इस पॉइंट पे हमें डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि वो किसके पैरेलल होगी इनमें से। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे हिंट दिया गया है दैट नोट r डॉट p इज 0। तो एज पर मेंशन दैट r डॉट p is 0, it means that r and p are perpendicular, मीन्स जो डिस्टेंस का वेक्टर है और जो डायपोल का वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये जो सिनेरियो होता है इसका मीनिंग क्या है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन्स जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट r इज ए इक्वेटोरियल पॉइंट, तो रियल पॉइंट मीन्स सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये आपकी डायपोल है और जो हमारा पॉइंट है वो सम यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बाइसेक्टर पे है। आपका पॉइंट
यहाँ पे है। और इस सिनेरियो में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मूवमेंट है जो उसका जस्ट रिवर्स होती है, उसकी जस्ट डायरेक्शन रिवर्स होती है। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है तो फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इसका रिवर्स हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, जो आपके पास डायपोल मूवमेंट के लिए जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज दिस, हमें इसका रिवर्स करना होगा और दैट विल बी द, बस इससे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। और अगर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं। तो जो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल बी माइनस ऑफ I3J प्लस 2K, सो माइनस I प्लस 3J माइनस 2K। और यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन बी है दैट विल फिट इनटू राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So a charged particle of mass m and charge q moving under the influence of electric field EI x direction में field है and uniform magnetic field BK follows trajectory from P to Q. So P से Q की तरफ ऐसे जाता है, ये वाला पाथ फॉलो होता है somehow. The velocity at P and Q are respectively, P के ऊपर ये velocity है और ये Q पे velocity है. Then which of the following statement are correct? Trajectory shown is schematic, not to scale, means schematic है, scale पे नहीं है। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और मल्टीपल ऑप्शंस, हर ऑप्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मीन्स हमें हर स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करना होगा। और अगर आपको अभी थोड़ा ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे राइटफुली तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं और इधर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आपको क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो ईजिली मिल जाए। सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है कि जो एनर्जी है उसकी वैल्यू दी गई है, मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, rate of work done by both of field at Q is 0, difference between the magnitudes of angular momentum of the particle at P and Q is 2 MeV। सो हम यहाँ पे ऑप्शन डी से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये हमारे लिए सबसे इजी होगा कैलकुलेट करना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जस्ट इस टाइप के मोमेंट में, दैट इज जस्ट आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी और आर क्रॉस पी। सो लेट्स फर्स्ट बैक डाउन टू नॉर्मल। सो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट के लिए या सॉरी पी पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और फिर क्यू पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम इंटू आर क्रॉस वी, ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन होती है। सो एल पी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन्स एम पी पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वेक्टर इंटू पी पॉइंट के लिए वेलोसिटी वेक्टर। सो एम पी पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस वेक्टर है दैट इज गिवन बाय जस्ट ए एंड इट इज ए कोमा ए जे बिकॉज वो वाई डायरेक्शन में है। क्रॉस जो पी पॉइंट पे वेलोसिटी है वो किस में है, एक्स डायरेक्शन में है, वी आई है, यहाँ पे मेंशन भी है। सो वी आई। नाउ जे क्रॉस आई हमें क्या देगा, आई क्रॉस जे हमें के देता है, सो जे क्रॉस आई माइनस के देगा। सो एल पी विल बी नेगेटिव ऑफ एम ए वी के। सिमिलरली एल क्यू कैलकुलेट करते हैं, एल क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम आर क्यू होगा हमारे पास 2ai क्रॉस और यहाँ पे वेलोसिटी है 2v माइनस जे, सो माइनस 2vj। आई क्रॉस जे के देता है और साथ में नेगेटिव साइन भी है, सो दिस विल बी -4 MAV के। और दोनों का अब हमें डिफरेंस लेना है। अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं सो एल क्यू माइनस एल पी विल बी -4 MAV के माइनस ऑफ -MAV के
तो ये हमें देगा, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी -3 MAVK। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास 3 MAV आता है। और अब अगर आप ऑप्शन डी के साथ देखें तो ऑप्शन डी में बोला गया है कि दोनों के एंगुलर मोमेंटम्स का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 2 MAV है। मीन्स जो ऑप्शन डी है वो डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। और अगर आप देखें तो किसी भी ऑप्शन के अंदर, बिकॉज यहाँ पे राइट पूछा गया कि कौन सा राइट है, तो राइट के अंदर डी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा। सो ओनली सी स्टेट में यानी कि ए बी सी आर करेक्ट, ये हमारे पास बचता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ऑप्शन डी से स्टार्ट करें। समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि आप ए और बी से ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमें ये भी आना चाहिए कि ये सही है तो सही क्यों है, मीन्स इनकी कैलकुलेशन भी हम आपको करके दिखाते हैं। सो फर्स्ट जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे 100%। नाउ अब हम यहाँ पे एनर्जी की कैलकुलेशंस पे आते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड्स हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों क्या आते हैं, हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होती है। मीन्स अगर दोनों कंजर्वेटिव फील्ड हैं तो हमारे पास जो पी पॉइंट पे जो एनर्जी है और जो क्यू पॉइंट पे जो एनर्जी है, वहां पे एनर्जी और वर्क क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मीन्स वी कैन से इजिली दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू माइनस टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ पे टोटल वर्क लिख सकते हैं। तो क्यू पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है और पी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो टोटल वर्क इसके टोटल वर्क के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। नाउ क्यू पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है जस्ट वो क्या होगी, हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन भी, एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो क्यू पॉइंट पे टोटल एनर्जी हो जाएगी 12m, और वेलोसिटी है वहाँ पे 2v, सो 2v²। और पी पॉइंट पे वेलोसिटी है v, सो v²। अब टोटल वर्क में हमारे पास दो टाइप का वर्क आएगा, एक इलेक्ट्रिक वर्क आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, प्लस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन आएगा। नाउ वी ऑल नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन है वो जीरो होता है, बिकॉज उसका जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। एंड वी आल्सो नो दैट जो पावर होती है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, और वो किसके इक्वल होती है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर फोर्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल हो तो ये टर्म जीरो हो जाती है, तो यहाँ से वर्क डन भी जीरो हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के सिनेरियो में होता है। दैट्स वाई जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा वो हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे वर्क डन बचेगा। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जस्ट क्या होगा, हमारे पास वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज गिवन बाय क्यू ई, फोर्स इज क्यू ई, और इनटू जो हमारा पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर पी क्यू। बिकॉज आप पी से क्यू की तरफ गए हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अगर आप पी के कैलकुलेट करें तो आप क्यू माइनस पी करेंगे। क्यू इज 2a, क्यू इज 2ai, और जो हमारे पास P है दैट इज AJ, और जो हमारे यहाँ पे फील्ड है वो x डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे इसके साथ हम I लगा देते हैं, और साथ में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी है। तो जब हम इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो जो I और I का डॉट प्रोडक्ट है ये तो हमें वैल्यू देगा, और I और J का डॉट प्रोडक्ट हमें यहाँ पे जीरो दे देगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 2AE, और साथ में हमारे पास चार्ज जो कि क्यू होगा। सो फ्रॉम दिस
ओके, सो दिस इज नॉट सॉरी, हमने यहाँ पे इनिशियली इसको एनर्जी बोल दिया था, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इट इज 2a ई क्यू, 2a ई क्यू। सो जो ये वर्क डन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इट इज 2a ई इंटू क्यू। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें देगा, दिस इज 4 mv² by 2, this is half mv², so 4 minus 1 mv², yes 3/2 mv²। ये हो जाएगा हमारे पास 4 mv² by 2 minus mv² by 2, so 3/2 mv²। so 3/2 mv² is equal to 2a e क्यू। और यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन में e की ही वैल्यू पूछी गई है, so e becomes 3/4 mv² by a क्यू। और अब अगर ऑप्शन ए को आप कंपेयर करते हो यहाँ पे, सो आप ऑप्शन ए और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट होंगे। तो सॉरी, सो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ कमिंग टू ऑप्शन बी, द रेट ऑफ वर्क डन एट पी इज, ये रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज 3/4 mv² by a। सो टू फाइंड दिस हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जूम आउट कर लेते हैं और अब हम जो ए पॉइंट पे है उस पे रेट ऑफ वर्क डन निकालना हमें। अब रेट ऑफ वर्क डन हमने एज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है, पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर विल बी रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है ए पॉइंट पे, दैट इज क्यू ई, और इनटू वेलोसिटी है हमारे पास क्यू एज इट इज। ई की वैल्यू ये रही, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो 3/4 mv² by a क्यू इंटू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी। सो दिस विल बिकम 3/4 क्यू से यहाँ पे हमारे पास क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये होता है mv² by a, सॉरी नॉट mv², इट विल बी mv³। नाउ इसको कंपेयर करते हैं। सो here it is, we are getting additional, यहाँ पे हमारे पास mv³ आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। सो आई थिंक हो सकता है कि ऑप्शन में शायद कुछ मिस्टेक हो, सो इट शुड बी mv³। नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ ऑफ द फील्ड एट क्यू इज 0। सो एज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो 0 ही होता है ईच सिनेरियो में, बिकॉज उसका फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर आप क्यू पॉइंट पे देखते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है और वेलोसिटी यहाँ पे -y डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के भी सिनेरियो में यहाँ पे जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं और दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्क है या जो आप बोल सकते हो वर्क या पावर है, दोनों की वजह से वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे राइट होगा। दैट्स हाउ आप तीनों ऑप्शंस के लिए सोल्व कर सकते हैं। एंड होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया, या आपको अगर कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज करके पीछे से वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज इट इज़ लॉन्ग एनफ फॉर सिंगल सेशन। एंड अगर अगेन आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो अगर आपके कुछ डाउट्स या सजेशन हैं तो आप वीडियो में कमेंट आउट कर सकते हैं। और हमारी ऐसी सीरीज़ में, इस सीरीज़ में प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। एंड आल्सो इफ़ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन बाय स्कैनिंग दिस QR कोड्स। इससे हमें वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। सो विद दिस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।